आज अभी तो सारा ही बंद किया। आज दो तीन विषयों पर टिप्पणी करेंगे। बहुत दिन से एक प्रमुख घोटाले को उजागर करने के लिए हम तैयार थे, लेकिन भट्टा परसों से लेकर घटनाएं तेजी से ऐसी घटती गई कि इसलिए नहीं दे पाए। आज हंसराज जी मेरे साथ आए हैं, वो भी बताएंगे और बाद में इनफॉर्मल में अरुण जी भी आएंगे। यूपीए सरकार के 2 साल का कार्यकाल, इसमें भले ही यूपीए के घटक दलों ने उत्सव मनाया हो, जनता ने को इसमें कोई रुचि नहीं थी कि इस 2 साल को कोई याद करे। इसमें न मिशन है न विजन है, केवल कमीशन है। और यूपीए सरकार के 2 साल जनता के लिए एक सजा मिलने जैसा अनुभव रहा है। महंगाई के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में। एक्चुअली दे हैव नो रिपोर्ट कार्ड टू प्रेजेंट, and so we dismiss their long annexures and their long 118-page report card is not even worth reading. It is totally waste of paper on which it is printed. Because the government has to report to what promises they have fulfilled, and they have nothing to offer. कर्नाटक के मामले में एक लोकतांत्रिक हक के अधिकार के लिए हमें इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। राज्य के मंत्रिमंडल का अधिकार होता है कि कब अधिवेशन बुलाया जाए। अधिवेशन बुलाने पर भी राज्यपाल मना करे, और केंद्र सरकार जिस रिपोर्ट को पहले ही दिन रद्दी की टोकरी में डालना चाहिए था, बहुमत होते हुए भी ऐसे रिपोर्ट पर 8 दिन जिस तरह का वायुमंडल किया, उसके लिए हम सरकार की घोर निंदा करते हैं। अब एक कोयले घोटाले के बारे में, क्योंकि जो बहुत बड़ा घोटाला है और यूपीए के 2 साल हो रहे हैं, तो यूपीए का और खुद प्रधानमंत्री के हाथ में ही ये डिपार्टमेंट था 4 साल, तब क्या हुआ, इसकी कहानी सुनिए और फिर मैं उस पर सवाल में लूँगा। हंसराज आहिर जी। हाँ, हम आज एक बड़े घोटाले के संदर्भ में खुलासा करने जा रहे हैं जो कोयले से संबंधित है। इस कोयला घोटाले में सीधे प्रधानमंत्री कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला इस रूप से ही हम मानते हैं, क्योंकि इसका पूरा तथ्य जब सामने हम रखेंगे तो आप लोगों को ये याद दिलाना चाहूँगा कि लोकसभा में और राज्यसभा में 2006 में सरकार द्वारा एक कोल आवंटन के संदर्भ में जो MMDRA एक्ट में अमेंडमेंट लाने का बिल रखा गया था 2006 में, और तभी यह तय हुआ था कि इसके बाद जो भी कोल ब्लॉक आवंटन होंगे निजी कंपनियों को, उसका ऑप्शन होगा। और इसके चलते जब सरकार ने, होना ये चाहिए था कि बिल पास होने तक सरकार ने कोल ब्लॉक आवंटन को रोकना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। इस दरमियान 2006 से लेकर 2009 तक करीब करीब सरकार ने 143 निजी कंपनियों को 73 कोल ब्लॉक आवंटन किए। 143 निजी कंपनियों को। इन 143 निजी कंपनी जो 73 कोल ब्लॉक में जो डिपॉजिट जो सरकार द्वारा ही जो पेपर से प्रस्तुत किया गया है, वो 1700 करोड़ मीट्रिक टन कोयला इन
कोल ब्लॉक में रिजर्व है, बिलियन मेट्रिक टन। 1700 करोड़। हाँ, 1700 करोड़। और कुल मिला के इसकी हमने कीमत आंकी, जो आज के मार्केट में जो सरकार जो नोटिफाइड रेट में कोयला बेचती है उसकी तुलना, उसके हिसाब से 51 लाख करोड़ का एक कोयला है। 51 लाख करोड़, 51 लाख। हाँ, जिसकी कीमत है, जो सरकार ने 1700 करोड़ मेट्रिक टन कोयला जो दिया है उसकी कीमत इतनी आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। इसमें एक विशेष ये बात है। और इतना मूल्यवान प्राकृतिक संपदा जो भारत देश की जनता की थी, उन्हें कुछ निजी कंपनियों को बांट देने में सरकार द्वारा भारी करप्शन करने का मामला सामने आता है। हमने जो सुना है उस आधार पर हम आपको बताते हैं कि करीब करीब 1 मेट्रिक टन कोयले के हिसाब से सरकार के तत्कालीन संबंधित राज्य मंत्रियों ने करीब 85,000 करोड़ रुपया, 50 रुपया टन के हिसाब से उसमें उगाही की गई है, करप्शन किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। भारत देश की आज़ादी के बाद इतना बड़ा घोटाला और कोई आएगा नहीं सामने, अगर इसके हम डीप में जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है इस घोटाले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच हो एवं के क्या द्वारा स्पेशल ऑडिट हो, ताकि देश को पता चले कि कांग्रेस ने इस घोटाले में देश को कितने करोड़ रुपए का चूना लगाया है। 2006 के पहले जो पॉलिसी थी ब्लॉक आवंटन की, उसमें कोई मामूली 1, 2, 5 ब्लॉक ऐसे दिया जाते थे रहे। लेकिन 2006 से 2009 तक बड़ी रफ्तार से बहुत तेज़ी से ब्लॉक का आवंटन किया गया और उसमें 2006 में 51 ब्लॉक, 2007 में 19 ब्लॉक, 2008 में 41 ब्लॉक और 2009 में 32 ब्लॉक, ऐसे 143 निजी कंपनियों को करीब 73 ब्लॉक का आवंटन हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 2006 में शिवी सोरेन जी जो कोयला मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन दिया था। उसके बाद से लेके तो श्री प्रकाश जी जब कोयला मंत्री बनने हैं, तब तक ये पूरा कोयला मंत्रालय का कारोबार, मतलब कैबिनेट चार्ज पूरा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास में ही था। ये पूरा प्रधानमंत्री की निगरानी में, उनके नॉलेज में रहते हुए ये सारा घोटाला हुआ है। इसलिए इन्हें अब इसमें से भागने का भी रास्ता नहीं है कि जैसे कि कोई कहे कि दूरसंचार मंत्री जो थे ए राजा, वो उनके मंत्रालय से हुआ है। इसमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री के ही हाथों से ये कारोबार हुआ है, व्यवहार हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का आरोप है उन पर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री सफाई मांगती है, क्योंकि यह कोई दूसरे तीसरे मंत्रालय का घोटाला नहीं है। मैंने आपसे बताया हूँ, वो खुद स्वयं इस विभाग के प्रमुख रहे हैं। अगर इस घोटाले की सही जांच होती है तो देश की कितनी कीमती संपदा का हनन हुआ है, लूट हुई है, बंदरबाट हुई है, सरकारी खजाने को कितनी की चपत लगी है, इसका सब हिसाब सामने आएगा। इस घोटाले की लूट करने के लिए अनेक नियम और आवंटन की शर्तों का भी उल्लंघन हुआ है और उससे बार बार बदलाव भी हुआ है कि निजी कंपनियों को कोयले के ब्लॉक आवंटन करने में आसानी हो, ऐसे बदलाव भी किए गए। पहले केवल जिनके पास इस्पात, बिजली और सीमेंट का उद्योग है उन्हें ही कोल ब्लॉक दिए जाते थे। लेकिन 2006 के बाद जिनके पास ऐसे उद्योग नहीं है, लेकिन कागज़ पर जो आने वाले समय में उद्योग शुरू करने की इच्छा जताने वाले को भी कोल ब्लॉक आवंटन किए गए हैं। ये बिल्कुल 2G घोटाले के जैसा ही एक मामला है, जिसमें अनेक कागजी कंपनियों को आवंटित कोल ब्लॉक आवंटित किए गए और बेचने का, अब ये जिन्होंने ब्लॉक आवंटित कर लिए अपनी कंपनियों से, वो बेचने का भी प्रयास करने के मामले सामने आ रहे हैं। जांच से इसका पता चलेगा। 2006 से 143 निजी कंपनी जो दिए गए 73 ब्लॉक में से केवल 2 में ही उत्पादन शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि 2006 से निजी कंपनियों को जो आवंटित हुए और उत्पादन शुरू नहीं हुआ, ऐसी कंपनियों के ब्लॉक निरस्त करें, कैंसिल करने की मांग करती हैं। जिनका उत्पादन शुरू करने की मुदत समाप्त हुई है, ऐसे करीब लगभग आज की डेट तक 90 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किए जा सकते हैं।
और वो करने चाहिए। इस तरह 120 करोड़ जनता जो भारत देश की है, इनकी संपत्ति जो 120 कंपनियों को, निजी कंपनियों को सरकार ने मुफ्त में बांटी है, बंदरबाट की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध हम मानते हैं, देश के प्रति धोखाधड़ी है और बेईमानी है। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है और हम संकल्प करते हैं कि इसका पूरा जांच के बाद में पूरा जनता के सामने हिसाब आना चाहिए। और यूपीए सरकार जिसका कल बहुत प्रशंसा हो रही थी कामकाज के बारे में, उसमें पुराने 7-8 घोटाला में एक 9वां घोटाला बीच में आ जाएगा, इसका आप उजागर करेंगे। धन्यवाद। 143 में पब्लिक अंडरटेकिंग कितना है? नहीं, ये प्राइवेट का ही बताया। पब्लिक अंडरटेकिंग इसमें एक भी नहीं, ये जो हाँ उसको छोड़ ऐसा है पब्लिक वाला है वो लिया नहीं, इसमें वो अलग है। प्रकाश जी, किस रेट पे दिए गए हैं ब्लॉक आवंटन? वो फ्री में देते हैं, केवल राज्य सरकार को 45 रुपये से 190 रुपये तक का रॉयल्टी मिलता है, बाकी कुछ नहीं। ये फ्री में दिया, इसलिए आई जस्ट 3 लाइन इंग्लिश फॉर द इंग्लिश। नहीं, मैं हिंदी में दिया है, वही लेना है। सी, दिस इज द वर्स्ट स्कैम वी हैव विटनेस्ड of the UPA, in which direct culpability of the Prime Minister is established because he was in charge of the ministry as a cabinet minister of coal from 2006 after the resignation of Shibu Soren till 2009. Earlier, coal blocks used to be allotted to the private or public companies only to the actual user. In 2006, 2 things happened. One, the bill for auction, provision of auctioning was introduced in the parliament. So that was the sword under which people rushed for getting coal block before they are being auctioned. And the second was that earlier actual user who has a factory or who has a license to build the factory either of cement or power or steel was allowed coal blocks. Now only the intended user who has no factory of his own but who has plan on paper without any license of the state government, still he was allotted. And 73 blocks in 4 years to 143 private companies. 50 lakh 1 crore rupees of national wealth minerals, and more than that, it would have fetched by auction thousands of lakhs of crores of rupees. It is exactly the same pattern of 2G, and that is why we are demanding a Supreme Court monitored inquiry, and more than that, a special CAG audit to evaluate how much loss to the exchequer has happened. And that is why this is a very serious thing. Today we are giving the press statement, so you can cover it and let Congress react, then we'll give further information. Today we are restricting ourselves to that only. Yes. सब वो चार्ट देंगे, कंपनियों के नाम वो सब देंगे, लेकिन धीरे धीरे। आज पहले बड़े मुद्दे दिए हैं, फैक्ट्स है, फिगर्स है, कॉन्क्रीट चार्जेस है एंड कॉन्क्रीट डिमांड्स है। आगामी सेशन में इसको पार्लियामेंट्री वो तो सब, यस, वी विल रेज दिस इन पार्लियामेंट। यस, थैंक यू। हाँ, वी स्टैंड बाय आवर डिमांड। द वे every time governor has been performing the role of a destabilizer is undemocratic. This is not what his office is supposed to do. कर्नाटक के राज्यपाल हर 3 महीने के बाद जिस तरह से काम कर रहे हैं, खुद अस्थिरता पैदा करने के एजेंट बन गए हैं, और ये लोकतंत्र में उनका काम नहीं है। और फिर भी अगर ऐसा काम करते हैं तो हम उनको वापस बुलाने की मांग पर कायम है कि इस तरह राज्यपाल की भूमिका नहीं होनी चाहिए, और इसलिए हमारी मांग कायम है। आज अच्छा हुआ कि आखिर उन्होंने मान लिया और विधानसभा का अधिवेशन अब होगा, लेकिन जिस तरह से 8 दिन ये सारा नाटक चला, ये बिल्कुल अनावश्यक था।
पूरा बहुमत होते हुए भी सरकार को इस तरह से इसके साथ बहुत ज्यादती करना, ये बहुत ही अलोकतांत्रिक कार्रवाई थी और इसकी हम भर्त्सना इसीलिए करते हैं और हमारी मांग पर हम कायम The हैं। Home Minister has just held a press conference in which he has said there is no question of recalling the governor of Karnataka. When Home Minister says that yes, there we will recall it, he says there is no question of apology. It is embarrassment, but there is no apology. This also he will say the same thing. This is embarrassment. Mr. Prakash Jadekar, the Supreme Court hasn't appreciated the action of the Speaker and the Chief Minister, or has it criticized it? Just be specific on that. Supreme Court has given its ruling. No, has it appreciated? Has it said the great thing you have done? Supreme Court has not appreciated governor. I am talking about the Chief Minister. I am talking about the governor. Prakash ji, earlier twice when Lalu was Chief Minister, twice attempts were made to dislodge the government. Once the President turned down the recommendation. Once I think it got defeated in the Parliament or something. Did you recall the governor at that time? No, but now they should immediately recall. I'm asking you, when you don't do what you practice to others, then what right you have to demand? Because here practically the whole politics is being played No, out. no, no, that time also, you could not even get it through Parliament. No, getting through Parliament is a different thing. That is not a different thing. Whether it was correct judgment or assessment or not, that was the issue. Whether the situation, law and order situation was completely collapsed or not, that was the issue in Bihar. Many times. It was the complete collapse of the constitutional mechanism. That was the issue. Thank you.